This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus and you're watching live in Focus. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज का टॉपिक है CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। जब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना मुख्तलिफ रिफॉर्म से ये गुजरता रहा है। पहले ये फ़िज़िकल शेयर्स हुआ करते थे, पहले आपने देखा होगा लोग चिक के वो ऑफ़र्स दिया करते थे। वो सब चीज़ बदलती गई, आस्ते आस्ते कंप्यूटराइजेशन होता गया और जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन होता गया लोग कहते हैं कि उससे जो है ना जो करप्शन वगैरह हुआ करती थी वो कम होती चली गई। इन रिसेंट पास्ट नॉट वेरी फार अवे 2008 वाला में जो डिबेकल हुआ उसके बाद ऐसा सुनने में आया और हुआ भी कि डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ CDC बहुत सारे ब्रोकर्स ने जो है अब जो सब अकाउंट में शेयर्स थे उसको यूज़ किया टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स एंड देन दे रन अवे। तो उससे एंग्जाइटीज़ रहीं, लेकिन उसके बाद भी मुसलसल रिफॉर्म्स होती रही हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया में इसका वही लेवल होगा जो अमेरिका कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज का है। और उसके लिए बहुत सारे इस्लाहात की गई हैं। उसमें अभी रिसेंट इस्लाहात सुनने में ये आया कि अब जो ब्रोकर की जो कैपेसिटी थी टू मॉर्गेज शेयर्स ऑफ CDC हैज़ आल्सो बीन रिमूव्ड एंड नाउ इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी मच प्रोटेक्टेड। ये जो हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि बाहर जो बैठे हुए हैं लोग ओवरसीज़ वाले हैं जो अक्सर वो इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं या जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं फंड मैनेजर्स जो पाकिस्तान में लगाते हैं, उनको रिटर्न तो पाकिस्तान में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनको ये फ़िक्र हो कि शायद वहाँ उनके साथ कोई करप्शन हो जाए, कोई शेयर इनका इधर से उधर कर दे तो क्या होगा। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने पायनियरिंग एक्सपर्ट इस फील्ड के मिस्टर हनीफ मोहम्मद हनीफ जखरोआ साहब को बुलाया है। जखूरा साहब जो कि CEO हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के। इस कंपनी के साथ वो मुंसलिक रहे 94 से एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाद में CEO बन गए मार्च 2002 से। तो हनीफ साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू स्पेल यू वेरी वेल। नो जखूरा स्पेलिंग। अच्छा सर, ये आप तो आप हमारे एक तरह से देखा जाए तो अमीन हैं हमारे तमाम हम लोगों ने जो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हुए और वो सब CDC में पड़े हुए हैं। तो अब CDC के बारे में ज़ाहिर है लोगों को फ़िक्र होती है, पाकिस्तान में करप्शन आम है। तो आप एक थोड़ा सा जस्ट एज ए लेमैन, एज आप समझे कि आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, शुरू से बताएं कि व्हाट वाज द नीड ऑफ हैविंग CDC, व्हाई इट इज़, क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही सिस्टम है या पेपर से अभी भी कहीं चल रहा हो, और इससे क्या बेनिफिट्स हुए, एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हैविंग ए CDC अकाउंट इन द सब अकाउंट और इनडायरेक्टली डायरेक्ट अकाउंट। इस तरह की बातें ज़रा हमें बताएं कि CDC है क्या। जी तारिक साहब, देखिए जो आपका पहले सवाल है कि क्यों नीड क्या आई CDC। जब अर्ली 90s में जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा और उस वक्त हमारे शेयर्स होते थे फिज़िकल फॉर्म में, तो उसके वेरियस स्टेप्स होते थे जिसमें वो शेयर्स जो है मूव होते थे फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर फॉर सेटलमेंट पर्पसेस। उसकी ट्रांसफ़र डीड्स होती थी, ट्रांसफ़र डीड्स की वेरिफिकेशंस होती थी। वो काफ़ी टीडियस जॉब होता था और एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन वो शेयर सारे इशूअर्स के पास जाते थे और इशूअर्स जो है उसको वेरीफाई करता था और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता था और उस ट्रांसफ़र में भी तकरीबन 45 डेज़ मिनिमम लगते थे। तो जब वॉल्यूम बढ़ा ट्रेडिंग का तो सेटलमेंट के मसाइल आना शुरू हो गए और एक सिस्टम कोप नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिस स्पीड से शेयर मूव कर रहे थे उस स्पीड से फिजिकली उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल। जी हाँ, क्योंकि हमारी रिफॉर्म्स हुई थी अर्ली 90s में, तो फॉरेनर्स भी काफ़ी आ गए थे उस वक्त, तो वॉल्यूम्स में वो काफ़ी काम करते थे। वॉल्यूम्स में शेयर्स मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, फिर इंटरसिटी भी उसकी मूवमेंट खासी एक कमरसम थी। फिर अगर उसके अगेंस्ट प्लेज लेना हो तो वो बैंकों के साथ बैंकों में जमा कराना, बैंकों को उसका वेरिफिकेशन करवाना, तो वो काफ़ी टीडियस जॉब था। तो ये सोचा गया कि इसको किस तरह इस मसले को हल किया जाए। तो उस ज़माने में ये एक USAID ने स्टडी करवाई थी स्टॉक एक्सचेंजेस, और उस वक्त कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी होता था, आज ACCP है,
कि इसको किस तरह इस मसले को हल किया जाए। तो वहाँ से फिर PwC से एक टीम आई थी जिसने स्टडी किया पाकिस्तान का मॉडल, और उन्होंने रेकमेंड किया कि एक डिपॉजिटरी कंपनी बनाई जाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को मैनेज करे। अच्छा, वो ज़माना था जब वहाँ इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं यही पूछना चाह रहा था अभी कि ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? वो देखें अर्ली 70s में आप समझ लें अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पे शेयर्स जो है फ़िज़िकल फॉर्म से हट के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए थे। लेकिन वहाँ फ़िज़िकल शेयर्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। उन्होंने एक वॉल्ट बनाया हुआ है, आज भी वो वॉल्ट मौजूद है। उस वॉल्ट में वो शेयर्स रखते हैं, और वो शेयर्स उसको हम कहते हैं इमोबिलाइज फॉर्म में रखते हैं। शेयर्स डिपॉजिट में रखने के दो तरीके थे। इमोबिलाइज होते हैं यानी उनको एक जगह रख दिया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मूव करते हैं, और अगर किसी को फिज़िकल चाहिए तो वो वॉल्ट से निकाल के वो दे देते हैं। डीमटेरियलाइज फॉर्म में ये होता है कि वो शेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और अगर किसी को नए शेयर्स चाहिए तो वो बिल्कुल नए प्रिंट होंगे और वो उनको दिए जाएंगे अगर किसी को चाहिए तो। अगर लॉ में किसी भी कंट्रीज के लॉ में, जैसे पाकिस्तान में है ये, तो मैं चाहूँ तो अपने जो CDC के शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में ले सकता हूँ। फिजिकल फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन वो पुराने जो मैंने शुरू में दिया आपको, प्लेज किए, मतलब अपने ब्रोकर के जरिए आप तक पहुँचाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके। तो मैं पुराने शेयर अब फिर से नहीं देख सकता। नहीं, वापस अच्छा, वो खत्म हो गया। वो बड़ा वो हमारे वालिद वगैरह उसको ज़रा संभाल के रखते थे, बेटा ये असासा है, इसको बचा के रखना। तो अब्बा की यादगार में से एक चीज़ थी, वो आपने ख़त्म, वो सारे ख़त्म हो गए। तो उस ज़माने में तारिक साहब ये था कि इसको किस तरह, तो PwC ने एक स्टडी की और ये रेकमेंड किया, और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रेगुलेटर ने ये डिसाइड किया कि ये सिस्टम बनाया जाए, डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें ये सारे शेयर्स जो हैं वो कंपनियों के आए, और फिर मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो, फिज़िकल ना हो। तो वो सिस्टम कंसीव हुआ उस ज़माने में लेट 1993 में। फिर 94 में आके इसकी जो है ना डेवलपमेंट शुरू हुई, लॉ बनने शुरू हुए, रेगुलेशंस बननी शुरू हुई, प्रोसीजर्स बने, सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुआ, और 97 में आके ये सारी चीज़ें एक जगह जमा हुई, और 97 सितंबर में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ 3 सितंबर 1997। और वहाँ उसके बाद जब हमने पहली सिक्योरिटी एलिजिबल डिक्लेयर की तो लोगों ने उसमें ट्रेड करना छोड़ दिया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। समझूंगा कि ये पहले तो आपने कंपनी बनाई, उसके बाद आपने शेयर्स पिक करना शुरू किया कि किसको एलिजिबल किया जाए, किसको ना किया जाए। जब हमने कंपनी शुरू, पहला एक को आपने किया, हमने एलिजिबल से मतलब क्या हुआ कि वो एलिजिबल मींस वो शेयर्स डिपॉजिट हो सकते हैं उस कंपनी के। अच्छा, और नहीं हो सकता, और तब तक आपने उसको डिसाइड नहीं किया। चूंकि नया सिस्टम, क्या क्राइटेरिया था उसका? हमने ये लिया था कि एक तो जो इशूअर है उसकी विलिंगनेस हो, दूसरा वो मॉडरेटली एक्टिव हो, ये भी ना हो कि बिल्कुल ही एटलीस्ट मॉडरेटली एक्टिव, हाईली ना भी हो। जी, तो वो हमने उसमें एक सिक्योरिटी डिक्लेयर की। कौन सी कंपनी थी? वो MCB बैंक था। MCB बैंक, ये हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। जी, तो वो MCB बैंक को हमने डिक्लेयर की एलिजिबल, और उस पर लोगों ने डिपॉजिट करना शुरू किया। बट जाहिर है वो एक नया कॉन्सेप्ट था, तो लोगों ने ट्रेडिंग ही छोड़ दी। लोगों ने उसमें जो है ना एक तो डिपॉजिट कम करवाया, ना होने के बराबर करवाया, और फिर उसमें ट्रेडिंग भी छोड़ दी। फिर हमने वही बात था कि वो जो चीज़ नज़र आती थी वहाँ से जा रही है भाई। एग्जैक्टली, वो तो पता नहीं हनीफ साहब उसका क्या करेंगे हम। एक प्रिंट आउट दे देंगे, कहेंगे है कल पढ़ते प्रिंट आउट, नेक्स्ट प्रिंट आउट में गायब है। एग्जैक्टली, अगर आप मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि जब बैंक्स शुरू हुए होंगे तब भी लोगों ने इसी तरह रजिस्ट किया होगा। तो उसमें हमने फिर ये किया कि फिर 10 सिक्योरिटीज़ हमने मॉडरेटली एक्टिव 10 सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर की एलिजिबल, और उसमें देखा तो उसमें भी यही हुआ कि उन 10 सिक्योरिटीज़ में वॉल्यूम कम हो गया या ना होने के बराबर हुआ। तो उन कंपनियों ने हमें अप्रोच भी किया कि ये आपने क्या कर दिया है जिससे हमारे वॉल्यूम्स ही ख़त्म हो गए। बट वी सेट के जो हम एक्टिव सिक्योरिटीज़ लेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उस वक्त एक्टिव सिक्योरिटीज़ में हबको होता था और PTC होता था, बहुत ज़्यादा एक्टिव सिक्योरिटीज़ थी उस ज़माने में वो। तो हमने फिर उस थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस हमें आ गया 1 महीने के अंदर, विद इन अ मंथ और सो, तो फिर हमने सारी सिक्योरिटीज़ को डिक्लेयर किया एलिजिबल, यानी जितनी 1 महीने के अंदर सारी को कर दिया। फिर सारी को कर दिया जो लिस्टेड थी सबको। जी हाँ, मतलब उनका ग्रेजुअल इंडक्शन प्लान बनाया, लेकिन हमने डिक्लेयर एक साथ कर दिया।
और जब वो सब हमने डिक्लेयर किया तो फिर ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स होना शुरू हो गया, यानी उसमें फिर जो सिक्योरिटी हम सीडीसी में डालते थे उसमें ट्रेडिंग होती थी, बाकियों में ट्रेडिंग नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हो गया था। तो विद इन 3 to 6 मंथ्स लोगों का कॉन्फिडेंस सीडीसी में खासा बेहतर हुआ और लोगों ने वो शेयर्स डालने शुरू किए और उसके ज़ाहिर बेनिफिट्स भी उनको नज़र आने शुरू हुए कि वो ट्रेडिंग होती थी, उसके सेटलमेंट फ़ौरन हो जाती थी। अगर कॉर्पोरेट एक्शन आता था कि जैसे अब आजकल है T2 है कि आपने T+2 है जी, T+2 आज किया 2 दिन बाद आपको पैसे या शेयर मिल जाते हैं। तो जब ये सिस्टम नहीं था तो कितने दिन लगते थे ये ट्रेड करने के बाद? उस ज़माने फिक्स सेटलमेंट साइकिल था जिसमें यानी आप पूरा हफ्ता ट्रेड करते थे और एक दिन मेरा ख्याल है वेंसडे को वो सेटलमेंट होता था, यानी आप पूरे जैसे आपने आज खरीदा मंडे को तो आपको से फ्राइडे को शेयर मिल जाएगा आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होता? उसके बाद वाले हफ्ते अगले फ्राइडे, जी हाँ, 2 हफ्ते बाद। जी जी, फ्रॉम 8 to 15 डेज का वो पीरियड होता था। 8 to 15 डेज से अब ये घट के हो गया 2 दिन। अब ये T+2 हो गया, यानी आज आपने ट्रेड किया 2 दिन में। जी हाँ, वो सब्सिक्वेंटली उसको पहले T+3 पे आए थे मार्केट पे, उसके बाद T+2 पे हमने इसको मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने उसको चेंज किया। तो जब शेयर्स ये ट्रेड होना शुरू हुए उसके जो बेनिफिट दूसरे बेनिफिट, यही बहुत बड़ी बेनिफिट नहीं हो गई कि आपने 2 दिन पहले लिया था एकदम से आपके पास वो शेयर आ गया या पैसा आ गया, तो उससे तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही था फिर। जी वॉल्यूम ज़ाहिर है उसमें काफ़ी एडवांटेज हो गया और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी ये थी। सिर्फ पाकिस्तान और मेरे ख्याल इंडिया में फिक्स सेटलमेंट साइकिल रह गया था क्योंकि वहाँ डिपॉजिटरी नहीं थी हमारे। बाय द टाइम वी स्टार्टेड ऑल द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी डन दिस। जो मेजर थे कंट्रीज उसमें तकरीबन हो चुका था, बट बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं था वो। चाइना में भी हो गया था। चाइना तो बाद में आया, चाइना उसमें बाद, क्योंकि उसमें तो एक्सचेंज ही बाद में आया। चाइना तो था ही नहीं। चाइना जो है डिपॉजिटरी और एक्सचेंज एक साथ आया है और डे 1 से वो डीमैटेरियलाइज हो, उन्होंने कभी फिजिकल शेयर्स इशू नहीं किए। बिकॉज दे स्टार्टेड टू ग्रो ओनली 92, बाय दैट 1000-2000 तक तो आए होंगे इस लेवल पे के ट्रेडिंग शुरू हो। लेकिन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका इस तरह के भी आ चुके थे या बाकी थे? वो सब आ चुके थे तकरीबन साथ आए हैं। अब सब बड़े मुल्कों में हम इंडिया ही पीछे थे। हाँ मतलब अब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 90s में ही हुआ है हमारा। कंपेयर टू इंडिया वी वर बिफोर देम और दे वर बिफोर अस। उन्होंने तकरीबन साथ स्टार्ट किया था, उनका 96 में स्टार्ट हुआ, हमारा 97 में स्टार्ट। 1 साल आगे थे वो जी। तो उसमें जो तारिक साहब जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि एक तो सेटलमेंट जो है वो फ़ौरन हो जाती थी, लोग विद अ पुश ऑफ ए बटन शेयर्स मूव कर जाते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, चाहे वो कराची में हो या कहीं लाहौर में हो, इस्लामाबाद में। लोकेशन इमटेरियल हो गई। फिर अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता था तो वो शेयर्स जाते नहीं थे उसके पास, इशूअर्स के पास, क्योंकि वो सिस्टम में होते थे। हम स्नैपशॉट लेते थे और वो स्नैपशॉट की बेसिस पे कॉर्पोरेट एक्शन हो जाता है। आज भी कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शन मीन्स अगर किसी को डिविडेंड मिलना है या बोनस मिलना है या राइट मिलना है तो वो जो है हम एक जो बुक क्लोजर डेट होती है उस दिन हम फर्स्ट डे से पहले एक दिन पहले शाम को एक स्नैपशॉट ले लेते। और वो स्नैपशॉट यानी वो पूरा रिकॉर्ड उसका हम नोट कर लेते कि ये शेयर होल्डर हो जाता है। वो स्पॉट तो एक दिन पहले होता है, एक दिन पहले स्पॉट होता है, 1-2 दिन पहले हो जाता है। आपने बुक को रोक लिया, उसके आपने तस्वीर खींची कि तारिक खान के नाम पे हफ्को 4 है, कैपको 16 है, वो आपने तस्वीर दे दी उनको। अब हैप्को वाला 4 के बेसिस पे मुझे उसकी बेसिस पे डिविडेंड बोनस दे देगा आपको। जी हाँ। अच्छा, तो पहले क्या होता था? पहले वो शेयर जाते थे कंपनी के पास, वो ट्रांसफ़र होते थे उनके पास और वो फिर वो ट्रांसफ़र करने के बाद वापस भेजते थे शेयर होल्डर्स के पास। और जो सेक्रेटरी होगा वो वर्कआउट करता होगा 45 डेज कौन से शेयर होल्डर हमारे हैं। 45 डेज लगते थे उसमें और वो वर्कआउट 45 डेज। अब तो विद अ पुश ऑफ ए बटन एक दिन में हम स्नैपशॉट लेके वो दे देते हैं, तो वो तो काफी काम आसान हो गया। जब एक कंपनी है आपको जैसी करोड़ों करोड़ शेयर आ रहे हैं टू बी रिकनसाइल्ड एंड टू बी ट्रांसफर्ड, तो 45 डेज तो लगेगा उसमें। जी जी, बहुत टेबल के उससे ज़्यादा भी लग जाता था। के भी कितना किसके नाम पे कितना है शेयर, जी हाँ, तो फिर 100% उसका निकालना। तो ये देखिए यहाँ पे वहाँ 2 दिन का 2 हफ्ते से ये आया, यहाँ 45 डेज से 1 दिन हो गया जी। नाउ द कंपनी कैन गो अहेड एंड इशू द बोनस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड व्हिच यू हैव। अच्छा, इसी तरह बोनस में होता था कि बोनस शेयर प्रिंट होते थे, फिर 90 डेज में वो डिस्पैच होते थे, फिर वो उसकी ट्रांसफ़र डीड जो है वो वेरीफाई होती थी और फिर वो ट्रांसफ़र डीड
लगा के आप बेच सकते थे, 90 डेज लगते थे उस ज़माने में। आज जो है वो हमने एक स्नैपशॉट लिया और जो डेट जिस दिन वो अप्रूव करेगी कंपनी कि आज बोनस शेयर्स अप्रूव कर दिए हमने, अलॉटमेंट अप्रूव कर दी, उसी दिन हम उसको और हमें कंफर्मेशन लेटर भेज देते, नेक्स्ट डे वो शेयर्स अवेलेबल होते। मेरे पास 100 शेयर थे और कंपनी ने कहा कि जी 10 शेयर हम दे रहे हैं, आपके पास लेटर आ गया, आपने नेक्स्ट डे मेरा 110 कर दिया। 110 हो गया आपके शेयर्स। वाह। और लेकिन पहले उसके मुकाबले में 90 डेज कम से कम लगते थे वो शेयर्स फिर वो बनाने आता में, था मेरे dispatch पास, करने फिर वो। मैं जाके ब्रोकर को देता था। नहीं, आप पहले जाते थे कंपनी के पास, वेरीफाई करवाते अच्छा, थे। पहले वेरीफाई करो जो फिर ट्रांसफर आप लेटर होता है। अगर आपको बेचना हो तो आप ब्रोकर को देते थे कि वो ये मेरे शेयर्स हैं, ये आप बेच दो। तो वो एक खासा कम्बरसम काम था। फिर आपके जो शेयर्स प्लेजिंग में अगर करवाने होते थे तो वो शेयर्स आप फिजिकली जाके बैंक को देते थे। बैंक बड़े बड़े लॉकर्स रखते थे, उस लॉकर्स में शेयर्स को सेफ कीपिंग में रखते थे। अब तो एक टर्मिनल बैंकों के पास भी है जिसमें जो भी प्लेजी। सर मैं इस पे बड़ा सफ़र कर चुका हूँ। मैं प्रिंस वलीद के बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, चीफ क्रेडिट ऑफिसर था। तो वो ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि कस्टोडियन भी वही था बैंक का, तो वहाँ पे स्टाफ भी नहीं मिलता था। ट्रेंड सऊदी अरेबिया में कहते थे सऊदी रखो सऊदी। एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वाज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटीज़। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि बाद शेयर हाफ भी होते हैं, बाद शेयर। तो वो जो हमें रिपोर्ट देता रहा, कुछ शेयर थे जो 50% पेड थे, उसको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को क्या पता कि 100% क्या। तो वो 100% के हिसाब से हमें रिकॉर्ड देता रहा, हम गलत रिकॉर्ड दिखाते, ऑडिटर ने आके पकड़ लिया। अच्छा। अब मैं एज ए चीफ क्रेडिट ऑफिसर, अब मैं डिनाई भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना। अब मैंने अगर गलत आदमी रखा हुआ तो वो ऑडिटर का तो काम नहीं है। यही प्राइस वाटर हाउस जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े ऑडिटर्स थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि गलत बयानी करता रहा ये आदमी, ये तो चोर है ये। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ भाई, ये स्टाफ की गलती है। प्रिंस वलीद ने मुझे रेस्क्यू कराया क्योंकि उन्हीं का कोई आदमी बंदा था। तो इतना मुश्किल काम था ये, आप सोच नहीं सकते। अब वो हर चीज़ मेरे पास आती थी साइन करने। अब जब इतने इतने फाइल आपके पास आएंगे तो आप कहाँ तक चेक कर सकते हैं? फिजिकली कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू चेक एंड वेरीफाई। और जहाँ स्टाफ की शॉर्टेज हो, एक ही आदमी है, वही 2 आदमी मिलके पूरा सिक्योरिटी चला रहे हैं, तो वो दोनों ही इनएक्सपीरियंस है। अब आप बहुत एक्सपीरियंस वाले क्रेडिट मैनेजर हो भी तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बड़ा ही मुश्किल काम था। तो ये जो प्रोग्रेस हुई है, अब आप बैंकर्स की लाइफ का सोचें और दूसरे के कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अच्छा, अब अगर वही जो बैंकर को आपके शेयर को प्लेज करना हो तो उसका ज़रा प्रोसेस समझाइएगा। तो उसमें ये है कि जो प्लेजर है जिसको प्लेज करना है वो अपने टर्मिनल पे जाके शेयर्स बैंक की फेवर में प्लेज करेगा। प्लेजर कौन है? जो भी इन्वेस्टर होगा या ब्रोकर होगा वो प्लेज अपने टर्मिनल पे मेरे पास शेयर पड़े हैं तो मैं अब बैंक एमसीबी को देना चाहता हूँ, उसके अगेंस्ट क्रेडिट लेना चाहता हूँ। एज इन्वेस्टर आप देना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर से या सीडीसी को कहेंगे कि जी मेरे शेयर मेरा प्लेज कर दें। तो ब्रोकर भी कर सकता है, सीडीसी भी कर सकता है। अगर आपका डायरेक्ट अकाउंट है तो आप सीडीसी के पास आएंगे, अगर सब अकाउंट है तो ब्रोकर के पास जाएंगे कि भाई ये तमाम शेयर्स मेरे फलाने बैंक को दे दो। जी हाँ। तो वो आप जब प्लेज करेंगे तो विद अ पुश ऑफ अ बटन प्लेज हो गए और बैंक्स को वो नजर आ रहे हैं कि जी शेयर्स आपके शेयर्स उनके फेवर में प्लेज हुए। अब बैंक की मर्जी के बगैर मैं शेयर छू नहीं सकता। बिल्कुल आप हाथ नहीं लगा। तो बैंक को उसके अगेंस्ट पैसा देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। कोई मसला नहीं है। इसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन लेंगे हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सीडीसी की अफादियत पे, किस तरह से इसने प्रोटेक्शन दिया है इन्वेस्टर्स को। और हनीफ साहब हमें ऐसी सी बातें बता रहे हैं कि वाकई दिल सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि 97 से शुरू हुआ है और कितनी बड़ी तब्दीली ये लेकर आया है। आज जो वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं बिलियंस और बिलियंस की और जो नंबर्स की, आप यकीन मानिए कि अगर ये कंप्यूटर्स ना होते और ये सीडीसी और नेशनल क्लियरिंग जैसे सिस्टम ना होते तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता था। पता नहीं लाखों लोग मिलके भी जो है इसको संभाल नहीं सकते थे। जैसे कि बैंकिंग के बारे में बताया जाता है कि बैंकिंग इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर कंप्यूटर ना होता और मैनुअल काम होता तो कहते हैं कि 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन से बैंकिंग का वो खाता ही बना रही होती। इसी तरह ये जो हनीफ साहब की कंपनी कुछ लोगों की मदद से और कंप्यूटर की मदद से इतनी बड़ी शेयर्स का चला रही है
और कितनी इफ़िशेंसी, जहाँ 45 डेज़ होता था वहाँ पता चला कि 2 दिन में वो आपको बोनस और डिविडेंड मिल रहे हैं। जहाँ सेटलमेंट 2 हफ्ते में होती थी वो अब 2 दिन में होती है। तो मास चेंजेस, और इसी पे मैं कंटिन्यू करूँगा। साहब आप कंटिन्यू करें, आप जो बता रहे थे बैंकिंग के बारे में। मैं फिर से एज ए प्रीवियस बैंकर मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मैं यहाँ देखता हूँ अपने कोलीग्स को जो हमारे बैंक्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेकर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा के आराम से बैठ जाते हैं। ये हमारी जो मार्केट है इसमें जो कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग, जो हमने सऊदी अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया था और जगह पूरी दुनिया में, ये बहुत ना होने के बराबर है। बेहतरीन काम है ये। अगर वो प्लेज हो गया जैसा आप बता रहे हैं फुल प्रूफ, तो बैंक को उसके अगेंस्ट 70% या 50% देने में क्या हर्ज है। सऊदी अरेबिया में हमने शुरू किया था ये पूरा निज़ामी बैंक, स्टॉक एक्सचेंज था ही नहीं, और देखते देखते मेरे बैंक का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो गया शेयर फाइनेंसिंग का। 2% स्प्रेड लेते थे, लेकिन मैसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज रिस्क वाज ऑलमोस्ट नथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज मेंटेन द मार्जिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आपको तो आजकल कंप्यूटर खुद ही कर देगा सेलिंग हेयर कट होता है उसमें। तो यहाँ बैंकर्स क्यों नहीं, जब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है तो ये मार्जिन फाइनेंसिंग करते हैं। बैंक्स को बड़ा सिंपल है कि रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालने का, तो वहाँ पे वो भी नहीं इन्वेस्ट रखना पड़ता, जो मार्जिन रखना पड़ता तो ना, वो उतना ऑब्वियसली वो उसकी तरफ जा रहे हैं। 88% कहते हैं, कोई 80% कहता है कि बैंक एडवांसेस बेसिकली पोर्टफोलियो इज विद द बैंक। तो ऐसे बैंक को तो मैं बैंक मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो उनको फंड मैनेजर मानूंगा। तो यू डोंट नीड ए बिग हेड ऑफिस, ऑल यू नीड इज 2 गाइज ट्रेजरी के जो 4% पे डिपॉजिट ले लें और 8-9% पे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डाल दें। सही। हमारे यहाँ जो मिडल ईस्ट वगैरह में हमारे बैंक में ट्रेजरी में 4-5 लोग होते थे टू मैनेज द होल थिंग। तो ये पता नहीं वहाँ के क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले और इतने एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या करते होंगे। कोई ज़रूरत नहीं, 1 प्रेसिडेंट हो और 2 ट्रेजरर हो, काफ़ी है जब आपको लेंड ही नहीं करना। और स्टॉक से ज़्यादा आसान क्या काम हो सकता है बताइए। सही बात है। तो उसके भी ज़ाहिर है उसके अपने इश्यूज हैं। मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसमें हेयर कट करके वो लेंडिंग कर सकते हैं, बट ज़ाहिर है एज आई सेड के सेफ रिटर्न मिल रहा है तो वो जा रहे हैं। बट ये कि देखिए वक्त के साथ चीज़ें इम्प्रूव होंगी पाकिस्तान में भी। आपसे बात करने से पहले मेरा अभी तक कॉन्सेप्ट ये था कि शायद ये जो है ना, प्लेजिंग इज़ नॉट ईजी थिंग टू डू। That's why the banks have not moved into this direction. When they're looking for avenues to lend, why not lend here? अब हम लोग टॉक में बात करते रहते हैं हनीफ साहब, चाइना की मार्केट में चाइनीज़ हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि मासेस में शेयर्स फैलाई जाएं ताकि जो प्रॉस्पेरिटी आए उसमें लोगों को हिस्सा मिले। 9 करोड़ लोग वहाँ शेयर होल्डर्स हैं, CDC के अकाउंट होल्डर हैं, और 50% लिवरेज है, यानी बैंकों को कहा गया कि इनको 50% पैसे दे दो। 250 बिलियन लगा हुआ है यहाँ, तो क्या बिलियन तो छोड़े, मिलियन भी नहीं लगा हुआ है। बैंक ने, गवर्नमेंट ने भी कभी पुश नहीं किया कि ये जो प्रॉस्पेरिटी फैल रही है। एक शेयर आप देख लें, जो टोयोटा का शेयर 150 का था आज 1200 का है। जिसके पास था उसने कमा लिया ना, जो आम आदमी जिसने उसके पास शेयर नहीं है वो तो इस प्रॉस्पेरिटी से दूर रहा। तो इस सिलसिले में आप लोगों की बैंकर से बात नहीं होती? नहीं होती है बैंकर से। देखिए हम ज़ाहिर है उनके कमर्शियल मैटर्स में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमने सिर्फ बैंकर्स को सकते हैं ना कि इससे आपका कारोबार बढ़ेगा। वो बैंकर्स को पता है, क्योंकि अब आप एक चीज़ स्टेट बैंक ने ये लाजमी कर दी है बहुत अरसे से, काफ़ी शुरू से ही बल्कि, कि लैंडिंग अगेंस्ट शेयर्स होगी तो सिर्फ उन शेयर्स में होगी जो CDC में है। तो वो तो एवरीबडी एट बैंकिंग लेवल ज़ाहिर है उनको पता है, बट कमर्शियली ज़ाहिर है हर इदारा जो है वो देखा। कितने शेयर्स हैं इस वक्त हमारे पास? बिलियंस में शेयर्स हैं, तकरीबन 120 बिलियन आप समझ लें शेयर्स हैं हमारे पास। इतने शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू उससे भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वैल्यू तकरीबन समझ लें 4.5 ट्रिलियन है। अभी मार्केट गिर गई। मैं अगर अभी मुझे किसी बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो मैं तो और कुछ नहीं करूँगा, खाली शेयर लेंडिंग ही करके बहुत पैसे कमा के बैंक को दे दूँगा। अब मुझे कट करना आता है। जब मैं क्रेडिट मैनेजर था तो जब 9/11 के बाद मामला ख़राब हुए और मार्केट्स क्रैश कर गई, तो मेरा एक ही काम था कि पोजीशन कट करना। तो उसमें धमकियाँ भी बहुत आती थी, कॉल्स आती थी। तो उनको पता है ये किंग की बहन है, ये किंग की कज़न है। मैंने कहा कोई भी हो, मैं तो बेच रहा हूँ, इसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। बोलो तारिक खान है और ब्रिटिश बैंक में बैठा हुआ है, अगर कुछ कर सकता तो कर लो। तो अगर ये काम मुझे दे दिया है तो मैं तो बैंक को बिला वजह बिलियंस कमा के दे दूँ। और ये मेरे हिसाब से तो ये बैंक गवर्नमेंट के देने से भी कम रिस्की है, अब मार्जिन भी ज़्यादा होगा। सही बात।
तो जाहिर है वो चलिए वो उनकी प्रायोरिटी। बहरहाल हम इस टॉक के ज़रिए उनको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप इसको करें, तो उससे बहुत ज़्यादा पूरी शेयर ट्रेडिंग की एक्टिविटी बढ़ सकती है। नंबर ऑफ अकाउंट्स अभी आपके कितने हैं? हमारे अभी तो बहुत कम है, मतलब डायरेक्ट अकाउंट कितने होंगे? हमारे डायरेक्ट अकाउंट तकरीबन 50,000 के करीब है, और इनडायरेक्टली जो ब्रोकर्स के पास है वो समझ ले अराउंड 2,80,000 2,90,000 हैं तकरीबन। चलिए 3.5 लाख मान लिया, 3 सवा 3 लाख 3.5 लाख मैक्सिमम। दो इतनी बड़ी आबादी में 200 मिलियन में भी 3 लाख तो कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश का कहते हैं कि शायद वहाँ 1.4 मिलियन है, 2.5 मिलियन अकाउंट, 2.5 मिलियन। ये वो इलाका जो हमसे नाराज़ होकर चला गया। जी हाँ, मेजोरिटी ने माइनॉरिटी से आज़ादी हासिल कर ली। 2.5 मिलियन जी, और हमारा 3 लाख 3.5 लाख, और चाइना में 9 करोड़। ठीक है, उनकी आबादी हमसे 10 गुना हो, तभी तो हमारे रेशियो तो कुछ भी नहीं निकला ना। जी, हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसकी एक वजह ये भी है, लैक ऑफ लेंडिंग, लैक ऑफ लिवरेज। वो जो इनके पास अभी मार्जिन ट्रेडिंग है वो तो बहुत छोटे से 13-14 शेयर्स हैं, वो भी बड़े मुश्किल से होता है। इन हाउस जो बदला होता था उसको भी रोक दिया गया SECP के कानून। तो ओनली वे आउट इज़ सिंस द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, सिंस CDC हैज़ मेड थिंग्स सो ईजी कि आपके प्लेज के अगेंस्ट लेंडिंग की जाए ताकि मार्केट का साइज, टर्नओवर, हर चीज़ बढ़े। नहीं, उसमें और भी हैं, न्यू इश्यूज भी आने चाहिए। न्यू इश्यूज हमारे न्यू इशूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें तो थोड़ी तेज़ी आई है। पहले तो दमी डेट थी, अब 5-6 आ रही है। हाँ, 5-6 तो बाहर के मुल्कों में डेली आती है, यहाँ हाँ। साल में आती है 6-7। तो वो नंबर ये तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, मैं कहता हूँ अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टार्ट होना बाकी है। अभी हमारा ज़ाहिर है उतना पेनिट्रेशन नहीं है जनरल पब्लिक में, और थोड़ा सा परसेप्शन के भी इश्यूज हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं। पढ़ रहा था कि आपने मुल्तान में रिसेंटली एक अवेयरनेस, जी, हम रेगुलरली करते रहते हैं इसको। आजकल SECP भी कर रहा है, सुना। जी, SECP ने ही हमें कहा था और हमने इसको किया। हमने दिस थिंग्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज बेचारे जो दूर दूर लोग रहते हैं वो तो पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं कि सिर्फ कराची वालों की चीज़ है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की चीज़ है, उनका तो इस पर कोई पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता। हालांकि आप तो गए होंगे मुल्तान और जगह भी, बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, बड़ी दौलत है इसमें। जो मुल्तान का आपने अच्छा जिक्र किया, इसमें हमने एक और अच्छी चीज़ ये की थी कि हमने मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेज फर्म्स को भी कहा था कि आप अपने स्टॉल्स लगाएं और लोगों को बताएं। तो उसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया और तकरीबन 600 लोग इसमें आए थे और काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा जो स्प्रेड करना है छोटे शहरों में, उसके लिए SECP ने हमसे कहा था और हमने इसको लीड लिया है। और हम कैपिटल मार्केट हब्स बना रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, जिसको हम सरमायाकारी मरकज़ कहते हैं, कैपिटल मार्केट सरमायाकारी मरकज़। वो हमने एबटाबाद से शुरू किया। एबटाबाद में हमने एक जगह ली और वहाँ पे तकरीबन 12 एंटिटीज़ ने ऑफिस खोल दिया और वहाँ पे इन्वेस्टर्स के हर आदमी जाता है। 12 अवेलेबल चॉइसेस है, तो वहाँ एक दफ़ा आप आ गए तो आपको अगर A B C D E F की चॉइस है, जिस पे चाहे अकाउंट खोल लें। एग्जैक्टली, शायद CDC भी वहाँ होगा। CDC भी है, स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर है, SECP का दफ्तर है, एवरीथिंग इज देयर। एब्सोल्युटली। 3 ब्रोकर्स हैं, बैंक है। और यकीन मानिए पाकिस्तान में अब इतने ऐसे शहर हो गए हैं एबटाबाद जैसे जो एलिजिबल हो सकते हैं। मैं 3-4 का नाम लेता हूँ। सियालकोट पे ज़रूरत है इसकी, सरगोदा में ज़रूरत है इसकी, आपको कैसा, गुजरात बहुत बड़ा शहर हो चुका है, गुजरानवाला बहुत बड़ा शहर हो चुका है। ये सब शहर डिजर्व टू बी। अगले हब्स जो है वो 2-3 सिटीज़ हमारे जहन में, एक सियालकोट है, मीरपुर है। मीरपुर बहुत प्रॉस्परस जगह जनाब। हम पेशावर में प्लान कर रहे हैं, तो ये 3-4 सिटीज़ हैं जहां हम अभी प्लान कोयटा को भी कर दीजिएगा, कोयटा में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये छोटे छोटे शहरों में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें लोग जाके एक ही प्रेमिसेस में, उनके पास वैरायटी होगी, किसी के पास भी जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, मैं जैसे जहाँ भी जाता हूँ महफिलों में एज ए प्रीवियस बैंकर, और मैंने इसको कंट्रोल भी किया है, मेरी सबको यही राय होती है कि भाई आप एक CDC के अकाउंट खोलो। 500 रुपये का खर्चा है ना हमारे CDC का डायरेक्ट अकाउंट का है 750 रुपये साल का। मैं कहता हूँ इस वर्थ वाइज, चले पहले 500 था, बढ़ाया है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि भाई ये एक लॉकर ख़रीद लो, अपने 90% शेयर तो इसमें डाल दो। उसको तो कोई छू ही नहीं सकता ना। वो CDC है, आप है, आपका ID कार्ड से लिंक अप है, आपके लवाकिन को मिल सकता है और किसी को। बाकी थोड़े जो पैसे जिससे आपको ट्रेडिंग करनी, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो है वो आप एक ज़ाहिर आपको एक किसी न किसी ब्रोकर से खोलना है।
तो 20% ऑफ योर मनी यू कीप देयर, दैट टू विद द एश्योरेंस के इसका भी शेयर जैसे ही खरीदेंगे चला जाएगा सीडीसी में ही अगेन से, जो कैश रह जाएगा ब्रोकर पर शायद वही रिस्क पे है। दैट्स इट। हमने उसके लिए भी एक ऑप्शन अब दिया है रिसेंटली। वो ऑप्शन ये है कि अगर आपने ट्रेड करना है, उसको हम डायरेक्ट सेटलमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। अच्छा। उसमें ये है कि अगर कोई किसी को ट्रेड करना है और वो चाहता है कि सिर्फ सीडीसी के पास अपना कैश और सिक्योरिटी दोनों रख सकता है, तो वो भी फैसिलिटी अब हमने स्टार्ट कर दी, डायरेक्ट सेटलमेंट एंड पेमेंट सर्विसेज। आपके पास आया, उसने खोला और डायरेक्ट सेटलमेंट खोल दिया उसने। जी हाँ, कि जो भी सेटलमेंट होगी ट्रेजरर आप उसके हैं जी, और ब्रोकर जो है सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, अपना कमीशन लेगा। अब फर्ज करें कि एक आदमी को ट्रेड करना है, वो जो है बैंक हमारे साथ जो बैंक से लिंक, वो उनके उसमें अकाउंट होगा, हमारे सीडीसी के डायरेक्ट अकाउंट में उनके शेयर्स होंगे। जब वो ब्रोकर के पास जाएगा कि मेरे 1000 शेयर किसी भी XYZ कंपनी के बेच दो, और वो शेयर्स हमारे पास होंगे, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब वेब बेस्ड सिस्टम है। वो ब्रोकर हमसे चेक करेगा कि इनके शेयर्स हैं, तो वो हम उसको कंफर्म कर देंगे, वो जाके मार्केट में बेच देगा, और वो शेयर्स जब बिक जाएंगे तो वो जो सेटलमेंट लायबिलिटी है वो सीडीसी को ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा। और फिर T+2 पे सीडीसी वो शेयर्स जो है वो डिलीवर कर देगी, और पैसे उसके पास आ जाएंगे, और वो पैसे उसको इन्वेस्टर्स को मिल जाएंगे उसके अकाउंट में डायरेक्ट। आप 2 दिन बाद वो शेयर उसके बिक गए, पैसे आपके पास आ गए, आपने शेयर उनको दे दिया, अब वो अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच गया। जी, डायरेक्ट होगा। तो ये एक ऑप्शन है, अगर कोई उसको यूटिलाइज करना चाहे अच्छा ऑप्शन है तो। और अभी ब्रोकर्स के पास भी जा सकते हैं, जो ऑप्शन वो अडॉप्ट करना चाहिए, हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंट है। नाउ ब्रोकर कैन नॉट प्लेज एनी शेयर, तो दे कैन, उनके पास भी है, मतलब मैंने कहा ना ये तो ऑप्शनल है, तो वो ब्रोकर के पास जाना चाहे तो वो ब्रोकर के पास भी रख सकते हैं। अगर जो मुझे समझ में आई थी बात कि अगर मेरे पास 10 लाख के शेयर एंड कैश ब्रोकर के पास पड़े हुए, तो जैसे ही मैं उसको शेयर की फॉर्म में लूँगा तो वो सीडीसी हो के आप ही के कंट्रोल में आ जाएगा? नहीं, देखिए वो ब्रोकर के कंट्रोल में। वही मैंने कहा ना, दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो डायरेक्ट सीडीसी के पास भी रखवा सकते हैं, चाहें तो आप सब अकाउंट्स में किसी भी ब्रोकर के पास रखवा सकते हैं। उसमें तो काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, और वो उनके पास आपके शेयर्स महफूज होते हैं। देखिए पहले एक ज़माना होता था जब फ्री डिलीवरीज अलाउड होती थी। अब तो जो 2009 ऑनवर्ड एक सब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आया है, जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि ट्रेड होगा तो वो शेयर्स जो है ना वो मूव होंगे, अदर देन ट्रेड शेयर्स मूव नहीं होते। अच्छा। और वो जो है उसकी एक रीज़न कोड डाला गया है, और रीज़न कोड में अगर उन्होंने कोई भी रीज़न कोड डाल के उसको मूव किया तो सीडीसी उसके बारे में उसके पेपर्स लेगा कि जी आप हमें प्रूफ करें कि ये आपने मूव किया। एक चीज़, दूसरी चीज़ हमने ये की है कि SMS फैसिलिटी हमने सबको, SMS या अलर्ट फैसिलिटी वो कंपलसरी कर दी है। तो अगर फर्ज करें कि किसी के अकाउंट से शेयर्स मूव होते फॉर वॉट एवर रीज़न, उसके पास SMS अलर्ट चला जाता है कि मेरे अकाउंट से ये शेयर्स मूव हुए हैं, आए हैं या गए। ये सीडीसी से जाता है? जी, सीडीसी से जाता है। तो वो अगर फर्ज करें कि वो ये समझता है कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, तो वो इमीडिएटली। जैसे आजकल बैंक का भी हो रहा है कि आपका एक चेक जो कैश होता है वो आ जाता है कि आपका चेक कैश हो गया, या आपने विड्रॉ किया तो वो आ जाता है कि अभी आपने 10,000 उसी लाइन पे, यानी नन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन रिमेन हिडन, कि मुझे पता ही नहीं मेरे 10 लाख शेयर किसी ने प्लेज कर दिए या किसी और को दे दिए, ये नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि उनका ईमेल एड्रेस या उनका मोबाइल नंबर है, ऐसा ना हो कि किसी और का ईमेल एड्रेस या किसी और का, तो पता चला गलत जगह वो पहुंच। तो हाँ, ये ज़ाहिर है ये इन्वेस्टर का हम नहीं कर सकते। इन केस दे चेंज द ईमेल नंबर एड्रेस और द फोन नंबर, दे शुड इमीडिएटली अपडेट। वो तो इमीडिएटली हम इन्फॉर्म कर देंगे वहाँ पे कि ये ईमेल फ़ोन नंबर चेंज हुआ है, पुराने नंबर पे SMS चला जाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी हमने बिल्ड कर ली है अपने सिस्टम। वो करना आसान है बिल्कुल। जी, वो तो वेरी सिंपल। दे कैन कम टू योर सेंटर और दे कैन नहीं, किसी भी ब्रोकर, अगर सब अकाउंट है तो किसी भी ब्रोकर के पास जाके, मेरा अकाउंट पहले ये दिया हुआ था मैंने, अब मैंने ये दूसरी सर्विस इस्तेमाल की, ये नंबर है, बिल्कुल, तो वो अपडेट कर देगा, मामला ख़त्म। जी हाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और आई होप कि ये सारा जो आप लोगों ने 97 से अब तक काम किया है, माशाल्लाह आज हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बड़े नए खूबसूरत लोगों के साथ आया है। माशाल्लाह, एक इमेज ही बिल्कुल बदल गया, मूड ही चेंज हो गया इसकी वजह से। एंड नाउ आई थिंक दिस इज द बिगनिंग ऑफ द प्रॉपर डीम्यूचुअलाइज्ड मार्केट,
whereby very soon we might see a major stock exchange coming and becoming a इंशाल्लाह। partner. And then sky is the limit in my opinion. क्योंकि potential तो पाकिस्तान में बहुत नहीं, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इतनी बड़ी आबादी है और पाकिस्तान के बिजनेसेस बढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी रिफॉर्म्स आ रही है, गवर्नमेंट भी ला रही है, SECP भी ला रही है, इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपने यहाँ अपने प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, CDC ने अपने प्रोसेस चेंज किए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी हमारी मार्केट कैप बढ़नी चाहिए। इसमें आप लोगों को एक बात रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, बिजनेस प्लस टीवी की कंट्रीब्यूशन जी 10 साल से 2004 से हम लोग मुसलसल इसको बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। वी हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गो फॉर अदर थिंग्स व्हिच टेक्स लॉट ऑफ मनी, लेकिन हम इसको एक नेशनल सर्विस के तौर पे, एक नेशनल मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं कि वी डू रियलाइज़ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल मार्केट, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। मैसिव अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी जनरेटेड विदाउट दिस प्रोसेस जो अभी गुजर रहा है। लोग कहते हैं यार स्टॉक एक्सचेंज जुआ है, ये भाई जुआ नहीं है, पूरी दुनिया में इसी के जरिए तरक्की हुई है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अगर इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से चलाया जाए तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ऑल्टरनेटिव। आप सही सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखेंगे। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बिजनेस प्लस, यस आई एग्री विद यू कि काफ़ी आप लोगों ने इस पे किया और कैपिटल मार्केट को अब भी अगर कोई कैपिटल मार्केट की न्यूज़ लेनी होती है तो बिजनेस प्लस से ही लोग अब हम देखिए जैसे ये शो है, इसके ज़रिए कितने ज़्यादा अवेयरनेस बैठेगी। आपसे बात करके मुझे बहुत ताकत मिल रही, क्योंकि मैं लोगों को कहता रहता हूँ जब से मैं आया 2009 से। मैं तो हरीफ साहब ये भी किया था, जब आया 2009 में मार्केट बिल्कुल गिरी हुई थी, तो अपने तमाम दोस्तों के पास गया और ऐसा जाहिर किया कि मैं बहुत गरीब होकर आया हूँ बाहर से, 25 साल में कंगला होकर आया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका भर से आए हैं इस हालत में कि यहाँ से भाई ने टिकट भेजा तो वो आ गए, तो वो समझे कि ये भी लुट पुट के आया है। और मैंने कहा यार 2 लाख दे दो, किसी का 3 लाख दे दो, और उनके जाके खामोशी से मैंने अकाउंट खोल दिए और उनको शेयर खरीद के डाल दिया। तो उनके पास जो मैसेज आना शुरू होता है यार कि ये क्या हो रहा है यार, तो फॉर्म साइन कराया तो फॉर्म साइन करने के लिए लोग तैयार नहीं। मैंने कहा यार बस कर देना, मैं थोड़ा सा तुम्हारा अकाउंट खोल रहा हूँ। तो वो उस ज़माने में हब को 12 रुपये का मिल रहा था, कैप को 12 रुपये का मिल रहा था, ये 45 रुपीज़ का वो GDC मिल रहा था। दबा के ख़रीद दिया सबको, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, 80-90 अकाउंट खोल दिए। आज माशाल्लाह सबके जो है ना 1 लाख जो है ना 7 लाख तो हम सब बैठा हुआ आराम से तो दुआएं बहुत देते हैं। सही बात। और मैं वो कह यार ये हमें पता नहीं, तो ऐसा करेगा हमारे साथ, तो कर दिया ना, अब तू अब लगा ना लगा। तो ये हमारे मेरा ज़ाती मिशन भी रहा है, चैनल का भी मिशन रहा है कि इस कैपिटल मार्केट को बढ़ाया जाए एंड लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी ये बात सुन के मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, और लोगों को भी होगी। और इंशाल्लाह विद कॉन्फिडेंस जब एक इंटरनेशनल पार्टनर आएगा हमारे पास, तो उस वक्त आपके रिलेशनशिप उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं क्यों नहीं, हमारी देखिए दे विल यूज यू एज अ एब्सोल्युटली। देखिए CDC इज एज गुड एज एनी डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड। जी, कोई सारे प्रोसेस या क्वालिटी कम है या ऑडिट की कमी है या लीकेजेस के चांसेस नहीं हमारी, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, एशिया पैसिफिक डिपॉजिटरी और वर्ल्ड डिपॉजिटरी फोरम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और हम हर साल मीटिंग करते हैं। मैं पिछले 2 साल से एशिया पैसिफिक डिपॉजिटरी ग्रुप का चेयरमैन भी हूँ, तो हमारी एक काफ़ी इंटरेक्शन रहती है। तो अगर कोई भी बाहर का आएगा या अभी भी आते हैं तो सबसे पहले आपके पास जाएंगे, हमारे पास आते हैं। वो मेरा कस्टोडियन सही है कि नहीं? एब्सोल्युटली। कहीं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो नहीं है? जब पता चलेगा आपका बैकग्राउंड तो कहेगा नहीं भाई बस हनीफ साहब इज देयर, यू डोंट हैव टू वरी, लेट्स टेक 40% स्टेक एंड देन पाकिस्तान विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोग, आपकी कंट्रीब्यूशन का। आपने इतना बड़ा इदारा बनाया, इसको चला रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र को लंबी करे, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप हमारे अमीन हैं, सारा पैसा हमारा आपके पास पड़ा हुआ है। लोगों के बुढ़ापे का सहारा होता है ये जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। सही बात। इट्स नॉट ए ईजी टास्क, इट्स ए वेरी ह्यूज टास्क। बेवा है, बूढ़े हैं, सबको बूढ़ा होना है, सबको एक ना एक दिन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए गुजारा करना है। ये आपका सहारा आपका है। ये सहारा अगर टूट गया तो आप सोचिए कि लाखों लोग तो खुदकशी कर लेंगे। नाज़रीन, हनीफ साहब से ये गुफ्तगू इतने बड़े प्रोफेशनल और इतने ज़बरदस्त तरीके से ये चला रहे हैं। कहना है कि वर्ल्ड क्लास है। कोई भी बाहर का ये इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले हनीफ साहब के पास आएगा, पता करेगा कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका इदारा कैसे चलता है, क्या लीकेजेस हैं या नहीं है। अगर इसको डिफेक्ट महसूस करेगा तो वो आएगा ही नहीं पाकिस्तान। तो एक तो हमने ये बेंचमार्क क्लियर कर लिया। बाकी जो SECP रेगुलेशंस वगैरह कर रहा है, जिसमें मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि जो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं उनको सब सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज बेस उनका होना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग ब्रोकर्स जो फ्रंट लाइन में लोगों से मीट करते हैं। 3 कोर्स उनके लिए लाजमी किए गए।
तो इंशाल्लाह हम लोग मूव करें टूवर्ड्स ए वेरी हाई स्टैंडर्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि हमारा CDC ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास का है, स्टॉक एक्सचेंज भी बिल्कुल हमारा वर्ल्ड क्लास का होगा। इंशाल्लाह टॉप क्लास के कोई ना कोई कंपनी आएगी जो इसको चलाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को भी 20% शेयर ख़रीदने को मिलेगा। ज़रूर ख़रीदेगा शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि ये अभी जहाँ पे है यहाँ पे नहीं रहेगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़ेंगे, जिस दिन हमारे बैंकर जाग जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर लेंगे। मुझे बुला, मैं फ्री विदाउट एनी फ़ीस मैं आपको पूरा सिस्टम बना के देता हूँ। हर बैंक 2-2 बिलियन 4-4 बिलियन चाहे तो मार्जिन ट्रेडिंग में लगा दे, और बहुत पैसे भी कमाएगा, और हमारे मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अब जाएँ छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे शहरों में आप लोगों को इनकरेज करें कि आइए खोलिए शेयर, 50 आप लगाओ, 50 बैंक देता है, तो उनको भी आसानी हो जाएगी, और बैंक विल मेक लॉट ऑफ मनी, एंड हमारे पूरा हमारा कैपिटल मार्केट रिवाइव हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।